रिट पिटिशन तैयार है। यहाँ पर मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ और ट्रेड यूनियंस और जिनका पैसा 30 लाख के ऊपर है, ये सब लोग शामिल होना बहुत ज़रूरी है। एज ए पिटिशनर नंबर 2 या 3, पिटिशन नंबर मैं 1 हूँ एज ए बैंक डिपॉजिट प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर सोसाइटी के हिसाब से, जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ट्रस्ट भी है, तो मैं पिटिशन नंबर 1 हूँ। और बाकी के बड़े बड़े जो डिपॉजिटर्स हैं, क्योंकि 5 लाख DIC देगा ये मान के चलो, लेकिन इसके बाद ये बैंक जिंदा नहीं रहती है, ये लिक्विडेशन में जा सकती है, इसका टेक ओवर होना मुश्किल है। लेकिन हम चाहते हैं कि 5 लाख के ऊपर के जो डिपॉजिटर है, इनको कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी के बाद जो पैसा मिलेगा उसका हिस्सा पहला प्रायोरिटी डिपॉजिटर का होना चाहिए। और दूसरी बात, DICC एक्ट का क्लॉज 16 कहता है इनके पूरे पैसे पर इनका पूरा अधिकार है। तो इसलिए सिर्फ 5 लाख की बात नहीं, पूरा पैसा वापस मिलने के लिए 3 तरीके से लड़ाई है। कोर्ट के लड़ाई में ये सारे मुद्दे कानूनन और एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी होके जो प्रोसीड्स आएगा, उस प्रोसीड्स में हमें एक न्याय मिलना चाहिए। और ये बात मेरे ख्याल से भारत देश में पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि नी इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एक फ्रॉड में फंसी हुई है पिछले 5 साल में। इसमें 122 करोड़ का कैश ट्रेजरी में से, करेंसी में से जाता है। ये सबसे बड़ा गुनाह है और RBI कुछ भी नहीं कहती है, सिर्फ EOW बोल रहा है। इसलिए कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। और हम चाहते हैं सबका पैसा, पूरा पैसा 100% उनको वापस मिले। इसलिए कानूनन लड़ाई और रास्ते की लड़ाई, उसके बाद मीडिया को बात करके एक लोगों का 5,000 का बड़ा एक आज़ाद मैदान में डेमोन्स्ट्रेशन या धरना करना, ये भी आगे का प्लान है। पार्लियामेंट जारी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सेशन जारी है, हमारी लड़ाई तेजी से आगे बढ़ते जाएगी। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि आज मुझे पता चला कि PNC बैंक का मर्जर होने के बाद भी डिपॉजिटर्स को उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं और कई ऐसी मीटिंग हो रही है न्यू इंडिया डिपॉजिटर्स के साथ, जिसमें ये कहा जा रहा है, मर्जर की बात कही जा रही है। तो मर्जर इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस क्राइसिस? मर्जर पहले जो हुआ करते थे, जैसे सारस्वत बैंक ने करीब 10 बैंक ले लिए, वहाँ पे डिपॉजिटर का पैसा पूरा प्रोटेक्ट हुआ। ऐसा ये PMC का मर्जर नहीं है। PMC का मर्जर मतलब उनके सारे डिपॉजिटर को, उनके डिपॉजिट को एक यूनिटी फाइनेंस नाम के बैंक को सौंपा गया। और यूनिटी फाइनेंस बैंक ये असल में कोई बैंकिंग की ऐसी कोई संगठन नहीं है, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का उनके पास लाइसेंस है, RBI ने दिया हुआ। तो एक कोऑपरेटिव बैंक PMC नाम की, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, इसका कन्वर्शन, टेक ओवर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने किया है, जहां पर 5 लाख का डिपॉजिट के ऊपर का डिपॉजिट 10 साल के बाद मिलने वाला है। इसका मतलब 100 रुपये में से जब पैसा मिलेगा तो वो सिर्फ 65 रुपये मिलेंगे। तो ये जो बात है, PMC की बात उनके डिपॉजिटर के हित में नहीं है, इसलिए वो लड़ाई आज भी बम्बई के हाईकोर्ट में जारी है। 35%, लेकिन पैसा गया कहाँ? 100 था, अगर 100 रुपये तो मैंने पूरे भरा था, डिपॉजिट दिया था, मुझे 10 साल के बाद भी 65 रुपये ही मिले। देखिए, हर बैंक में DICC कहती है हम आपको इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं। PMC में DICC ने यूनिटी फाइनेंस को लोन दिया है। DICC ने जितना पैसा 5 लाख रुपए का होता है, वो एक लोन के तौर पर यूनिटी फाइनेंस बैंक को दिया है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है। इसलिए DICC कानून में जो तब्दीली हो गई अगस्त 21 में, वहाँ पे सेक्शन 18(1), 18(2) इसमें PMC को एग्जेम्प्ट किया है। और इसलिए मैं समझता हूँ 5 लाख कानूनन सब लोगों को मिले, वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हुआ एक दूसरे बैंक में, और उनको एक्चुअली 10 साल के बाद मिलने वाले हैं। ये सबसे बड़ा अन्यायकारक टेक ओवर है। इसके पीछे भी एक स्कैम और साजिश है। वक्त आते ही इसके बारे में मैं बाद में खुलासा करूंगा। सर, न्यू इंडिया बैंक के जितने भी बैंक होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, वो ये
ये जानना चाहते हैं कि उनका आगे भविष्य क्या होगा, उनका पैसा उन्हें कैसे मिलेगा। देखिए 25,000 तो अब मिल रहे हैं, लेकिन 5 लाख की बात हो रही है, लेकिन 5 लाख कितने लोगों को मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता। मेरा कहना है कि अगर 5 लाख देना है तो आरबीआई को एक नोटिफिकेशन जारी करके 90 दिन में देना पड़ेगा, किसी को एग्जेम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि कुछ बड़े अकाउंट होल्डर को जिनकी मैच्योरिटी डेट दूर की है, उनका पैसा लॉक इन पीरियड में वो देंगे नहीं। ये सरासर अन्याय है। उसको टियर 2 बॉन्ड बनाने की बात कर रही है, ये लोगों को मालूम भी नहीं है। इसलिए बम्बई की हाईकोर्ट में ये मुद्दा हमको उठाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि 5 लाख सबको देके 5 लाख के ऊपर का जो है वो भी हमको प्रोटेक्ट करो। ये सारी बातें कानूनन है और इसलिए संविधान के तहत मेरे पूरे पैसे पर, मेरे पूरे प्रॉपर्टी पर मेरा हक है, ये बात बोलनी पड़ेगी। तो आज के तारीख में न्यू इंडिया में आरबीआई ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट नहीं हो रहा है, कुछ बातें छिपा रहा है। जैसे उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितने हैं ये अभी भी बोला नहीं है। सिर्फ 122 करोड़ वो करेंसी चेंज में से पैसा गुम हो गया है, इसी के बारे में है। तो मैं कह रहा हूँ आरबीआई बहुत कुछ छिपा रहा है और 5 लाख भी पूरा नहीं देगा, इसलिए लड़के ही वो भी लेना पड़ेगा। सर, ये जो न्यू इंडिया बैंक का क्राइसिस खड़ा हुआ है, जनता ये जानना चाहती है कि इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और इनका आगे क्या होगा। ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के अंदरूनी लोग जिम्मेदार है, लेकिन आरबीआई रेगुलेटर है और सुपरवाइजर है। तो आरबीआई अपना जो एक सुपरवाइजिंग और रेगुलेशन का काम है, वो जनवरी 20 को ये सब मालूम होने के बाद भी उनके 5 साल का कंकरेंट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट और जितना सारा उनके पास डाटा है, क्या आरबीआई अपने आप को छिपा सकती है? मैं कह रहा हूँ डीमोनेटाइजेशन को उन्होंने छिपाया, वैसे ही न्यू इंडिया कोऑपरेटिव में आरबीआई पूरी तरीके से गुनहगार है। आरबीआई को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से कि इस बैंक को किसी सॉल्वेंट बैंक में मर्ज किया जाए और सारे डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा तो होना ही चाहिए। मर्जर की बात आरबीआई खुद कहेगी कि ऑन मेरिट्स होता है, कोई लेने वाला है तो हम बात करेंगे, लेकिन 90% डिपॉजिटर को पैसा देने के बाद कौन इन्वेस्टर आके इस गड़े मुर्दे को लेगा? सर, जनता को आगे क्या करना चाहिए? जनता को इस हालत में क्या करना? देखिए, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एक स्कैम है। आरबीआई बहुत कुछ छिपा रही है, इसलिए इस बैंक के लोग और इस बैंकों में नहीं, तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री के लोगों को रास्ते की लड़ाई सरकार पर दबाव लाके बनाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि तमाम बैंक डिपॉजिटर जो बैंकिंग व्यवस्था में है उनके लिए एक कानून बनाया जाए और पूरा पैसा सुरक्षित रखने के लिए, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेन गारंटी सारे बैंक डिपॉजिटर्स को देने के लिए इस देश की सरकार ने एक नया कानून बनाना। इसलिए हम सारे पार्लियामेंट के मेंबर की तरफ, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेफ्ट हो, कोई भी हो, सबके पास जाएंगे और एक कानून की मांग करेंगे। मैं समझता हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिपॉजिटर का हर पैसा, पूरा पैसा प्रोटेक्ट करने के कानून का विरोध नहीं कर सकते। थैंक यू। हो गया? नहीं, देखिए यहाँ पे 2 लाख डिपॉजिटर्स है, 40% तो 25,000 लेके चले गए। जो बचे हुए 5 लाख लेने के बाद 10% बचते हैं। अब वो 10% लोग फिर भी बड़े बड़े हैं, मेरे ख्याल से 1000 करोड़ डिपॉजिट उनका है, इनको लेके कोर्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि सबके पैसे की सुरक्षा हमें चाहिए। जो वॉइस ऑफ विक्टिम्स और सिटी हेडलाइंस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे का जो मंशा थी हमारी, वह यह थी कि आए दिन जिस प्रकार से बैंकों में घोटाले हो रहे हैं और लोगों के, आम जनता के पैसे डूब रहे हैं, उनके पैसे की रक्षा सुरक्षा कैसे की जाए और इसकी जिम्मेदारी कैसे तय हो और लोगों को एकजुट कैसे किया जाए। तो आपने देखा होगा विश्वास जी ने इतने लगातार कई दिनों से और कई वर्षों से संघर्ष करते आए हैं
और उनके संघर्ष करने के दरमियान निष्कर्ष निकल के आया है कि 1 लाख से 5 लाख तक का इंश्योरेंस लोगों की गारंटी एक श्योरिंग का हुआ है। तो अब ये समय न्यू इंडिया की परिस्थिति जब देखने को मिली तो उसमें ये समझ में आया कि 122 करोड़ का घोटाला आरबीआई की मॉनिटरिंग और सुपरविजन के बीच में हुआ है, उनकी निगरानी में हुआ है। तो अब ये लोगों की समस्या है कि लोगों के पैसे कैसे उनको मिले। आज इस पूरे विषय में एक आपको गहराई की बात को बताता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13 फरवरी को सर्कुलर निकाला कि 6 महीने तक किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होगा, लेकिन उसके ठीक बाद उन्होंने वापस से एक निर्णय अपना सुनाया, वो ये है कि 25,000 रुपये आप ले सकते हो, 5 लाख रुपए तक आपको DICGC के माध्यम से इंश्योरेंस मिलेगा। एक बात तो समझ में ही नहीं आई, जब जिस आरबीआई ने ही सर्कुलर निकाला उन्होंने कहा 6 महीने तक कोई लेन देन हो ही नहीं सकता है, तो जब 6 महीने तक लेन देन नहीं हो सकता तो फिर 25,000 का लेन देन शुरू कैसे हुआ? ये भी बैंक के आरबीआई के नियम के खिलाफ जाके किया जा रहा है। आरबीआई अपनी चोरी बचा रही है और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए जनता से हमने आह्वान किया, आज लोगों से, नागरिकों जो डिपॉजिटर थे उनको एक मंच पे लाके हमने एक जगह दी, पूरा उनको विस्तृत रूप से हर एक बात की जानकारी बताई कि जब तक कंपनी लिक्विडेशन मोड में जाती नहीं, बैंक का लाइसेंस सस्पेंड नहीं होता है, तब तक किसी भी प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी दाखिल ही नहीं हो सकती है। और दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी अगर ये बात कह रही है कि हम आपको पैसा दे रहे तो आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो, क्योंकि हर 100 रुपये में 12 पैसा मैं अपना खुद का इंश्योरेंस कंपनी को सिक्योर्ड करने के लिए देता हूँ। हमारा पैसा इंश्योरेंस करने के लिए मैं नहीं दिया था, आपने वो किया है। तो ये पूरी तरीके से आरबीआई की पॉलिसी गलत चल रही है। अब जनता को ही समझना है कि उनको अपने पैसों की हितों की रक्षा करने के लिए सड़कों की लड़ाई कैसे लड़नी है, कानूनी प्रक्रिया में कैसे भागीदार बनना है। एक वॉइस ऑफ विक्टिम, ये हम पीड़ितों की आवाज़ है, हम लोगों ने दर्द समझा, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। यहाँ तक हमारा काम था। आगे उनकी लड़ाई, अगर वो 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो 4 कदम उनके साथ आगे बढ़ के हम लड़ते रहेंगे। ये जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है मीरा रोड ब्रांच, उसमें हमारी भी काफ़ी बड़ी एफडी है और काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। और गवर्नमेंट भी न्यूज़ में ला रही है कि DCCI जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 5 लाख से लिमिट वो बढ़ाने वाली है, तो वो उसका भी कोई क्लियरेंस है नहीं। 5 लाख से 15 लाख तक बढ़ाने की बात कर रही है, पर उसका भी कुछ क्लियरेंस है नहीं। प्लस आरबीआई भी कुछ इसमें कुछ गाइडलाइंस नहीं दे रही है, आरबीआई से भी कुछ भी क्लियरेंस नहीं आ रही है। तो हमारा मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें और डिपॉजिटर को जो भी ये प्रॉब्लम हो रहा है उसका कुछ जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाले ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो। और इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन सरकार को और आरबीआई को तुरंत करना चाहिए। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंश्योरेंस की बात चल रही है, तो जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपीज़ तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक और दूसरा टेक्निकल पॉइंट ये आ रहा है कि जिनकी एफडीज़ लॉन्ग टर्म एफडीज़ है या जिनकी लॉक इन पीरियड में एफडीज़ है, तो वो मतलब 5 लाख की हो या उससे ज़्यादा की भी हो, तो उसका पैसा नहीं दिया जाएगा इंश्योरेंस। तो ये पॉइंट आरबीआई को क्लैरिफाई करना चाहिए। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका लॉन्ग टर्म एफडी है, तो उसको उसकी राहत मिलनी चाहिए। ये इमीडिएट अटेंशन का इशू है, तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी भर की कमाई हमने एफडी में वहाँ रखी है, तो वो एफडी का क्या 5 लाख तो ये लोग खाली दे रहे हैं, क्या 5 लाख में क्या 25 लाख ये लोग खा जाएंगे? ये तो गलत है ना। आरबीआई ने पहले लाइसेंस दिया क्यों ऐसे बैंकों को? और ये 38 साल से बैंक है, आज से नहीं है। ये पहला बैंक था जब मीरा रोड में जब हम रहने के लिए आए। आज तो हमारे इसी पे में हमारा खर्चा चल रहा है। अभी हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो रिटायर हैं, हम जॉब नहीं करते। और दूसरा इशू ऐसा है कि इस बात को महीने भर होने आ गया है
और आरबीआई की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, किसी को कोई राहत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 25,000 रुपया दे दिया, उससे क्या होता है? 25,000 तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। तो इसके बाद उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है तो बताना चाहिए। वो बोल रहे 6 महीने के बाद में बताएंगे, तो उसके बाद में बताने तक अभी लोग क्या करेंगे? लोग बहुत ही एंशियस है, बहुत ही चिंतित है। तो उसी के बीच में जो इंटरिम रेजोल्यूशन या कोई उनकी तरफ से कोई फीडबैक या क्लैरिफिकेशन तो आना चाहिए। आगे आप लोग क्या अभी चाह रहे हैं? आप लोग क्या आगे करने वाले हैं? अब आगे तो यही है कि कानूनी लड़ाई होगी और रास्ते पर लड़ाई होगी और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा। और इसके अगेंस्ट में जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है, ईडी वगैरह, उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? हम 6 महीने की रिपोर्ट तक वेट करें आरबीआई के एडमिनिस्ट्रेशन की और उसके बाद में इंक्वायरी बिठाई जाए। क्यों नहीं साइमल्टेनियसली इंक्वायरी बिठाई जाए? जब इतने सारे लोग पीड़ित हैं तो उसकी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो इस तरह से ढीला ढाला काम करना और इसको ठंडे बस्तर में डाल देना, ये तो ठीक नहीं है। पब्लिक तो सारी समझ रही है सब बात को। तो उसके लिए आपका प्रश्न है कि क्या करेंगे? तो प्रश्न यही है, दो ही उसका सोल्यूशन है। एक तो कोर्ट में जाइए, कानूनी लड़ाई लड़िए, और दूसरा रास्ते पर जाइए, और तीसरा सरकार के पास जाइए। आपसे एक सवाल है कि जितने खातादारी है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? तो खातादारियों को सबको आना चाहिए रोड पे। खातेदारियों को यही करना है कि सारे इकट्ठे होकर कलेक्टिवली कोर्ट के पास जाना है, आरबीआई के पास जाना है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना है। सरकार को बाध्य करना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर सारे लोगों को मिले, उनके एसोसिएशन को मिले, उनके प्रॉब्लम्स को सुने, रेजोल्यूशंस करें और सारे एनफोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी है उनके पास ले जाए ये मैटर और इसका इन्वेस्टिगेशन करवाए और तुरंत ये जो फंड की प्रॉब्लम हो रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए और रिलीज करे फंड्स। अब वो कैसे करना, क्या करना है, तो नीटी गिटी का मामला सरकार को करना है, ये बात पब्लिक नहीं कर सकती है। तो सरकार को इसका रेजोल्यूशन निकालना, आरबीआई को रेजोल्यूशन निकालना है और कोर्ट में जाना है। तो कोर्ट में तो लड़ाई होगी, लेकिन वो लंबी लड़ाई है, सरकार को भी पता है, आरबीआई को भी पता है। तो अगर इंटेंशंस अगर ऑनरेबल है, अगर इंटेंशन सही है सरकार के और आरबीआई के, तो उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी करना है वो उसको ठंडे बस्तर में डालकर 6 महीना, 8 महीना, साल भर, उससे तो कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। वो वही हुआ जो पहले हुआ दूसरी बैंकों का। तो अब तो वो समय लग गया है।